हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूडीमोनिया क्लासेस। आज हम क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी में चैप्टर 8 करेंगे, दैट इज़ ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो दो रीजन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इसमें गंगा बेसिन वाला एरिया, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और आपका जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे अमेज़न बेसिन, इनके एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बुक में बताया गया लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। सबसे पहले अमेज़न रिवर के बारे में बताया गया है। अमेज़न कहाँ पर है? अमेज़न से एक अमेज़न जो है ट्रॉपिकल रीजन के पास है, क्लोज है इक्वेटर के पास। इक्वेटर के पास पड़ती है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, इसी वजह से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। सो इट इज़ रेफर टू एज इक्वेटोरियल रीजन। एक सेकेंड देखो, गिव मी 1 सेकेंड, आई विल शो यू। ये है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जो है ये 10 डिग्री इक्वेटर के पास है। 10 डिग्री इक्वेटर के पास है। लुक, 0 डिग्री मतलब इक्वेटर की लाइन होती है, और ये 10 डिग्री के पास है। हाँ, ये अमेज़न बेसिन का जो रीजन है आपका, ये इक्वेटर वाली लाइन से है, और ये 10 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में पड़ता है। मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ये ट्रॉपिकल रीजन है जो इक्वेटर के पास का रीजन है, और 10 डिग्री ऊपर नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ। इसमें बताया गया है कि इस रीजन को हम क्या बोलेंगे। सबसे पहले हमें बताया गया 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ तक का ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल है, इक्वेटर के पास है, और इसे ही इक्वेटोरियल रीजन बोला जाएगा। इक्वेटर के पास है, इसे ही इक्वेटोरियल रीजन बोला जाएगा। जो अमेज़न है वो यहीं से बहती है, इसी के बीच से, और माउंटेन्स जो है, माउंटेन्स से इनकी रिवर निकलती है वेस्ट से। वेस्ट देखो, माउंटेन से वेस्ट से रिवर निकलेगी और कहाँ जाएगी? वेस्ट से निकलेगी और कहाँ जाएगी? यूं ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी अमेज़न रिवर के बारे में हमने देखा कि ये 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन गुजरती है, मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन है, और 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो रीजन है वो इक्वेटोरियल, वो क्या कहलाएगा? इक्वेटोरियल बेसिन, इक्वेटोरियल रीजन। तो अमेज़न रिवर के बारे में अभी हमने बस इतने से फैक्ट पढ़े। अमेज़न रिवर वेस्ट से बहती है और एक माउथ बनाती है ईस्ट की तरफ जाके, ये भी हमने देखा। ठीक है, फिर हमें बताया गया है कि ये जो अमेज़न रिवर है ये कई देशों से होते हुए बहती है, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और कुछ हिस्सा वेनेजुएला, सब देशों से बहती है थोड़ी थोड़ी सी। इसके बाद हमें बताया गया क्लाइमेट के बारे में। अमेज़न बेसिन वाला जो रीजन है वहाँ का क्लाइमेट हमेशा गर्म रहता है और वेट रहता है, मतलब कि ह्यूमिड रहता है पूरे साल भर। दिन और रात दोनों का टेम्परेचर लगभग सेम है, और ह्यूमिड हमेशा ही रहता है। जो स्किन है वो हमेशा चिपचिपी महसूस होती है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो वहाँ का माहौल है ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी है हवा के अंदर, इस वजह से शरीर हर टाइम चिपचिपा से रहता है। इससे वर्किंग कंडीशंस पर भी अफेक्ट पड़ता है, और साल भर बारिश होती है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटोरियल वाला रीजन है, यहाँ पर हर वक्त लो प्रेशर बना रहेगा, ऊपर जाके बादल बनेंगे और बारिश होती रहेगी। तो सुबह हर दिन यहाँ बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, ह्यूमिड, और ह्यूमिडिटी हमेशा बनी रहती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। फिर हमें यहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। हमेशा पत्तियों से ढके रहते हैं, सनलाइट नीचे नहीं पहुँच पाता है, इसलिए नीचे डार्क देखने को मिलता है। और जो शेड, जो छाया में रह सकती है वेजिटेशन, सिर्फ वो ही यहाँ पर ग्रो कर सकती है। यहाँ पर ग्रो करती है ऑर्किड्स, ब्रोमिलियार्ड्स, यही प्लांट है, क्योंकि ये पैरासाइट प्लांट है, इसलिए ये यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं चढ़कर दूसरे प्लांट्स के ऊपर। यहाँ पर जो फोना है, बर्ड्स में टूकन्स,
हमिंग बर्ड, पैराडाइज विद बर्ड ऑफ पैराडाइज, और प्लमेज, ओवरसाइज्ड बिल्स फॉर ईटिंग मेक। ठीक है, मतलब बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं। वो इनमें से कुछ जो हैं ये जो काफ़ी वर्ड्स हैं ये कॉमन नहीं है इंडिया में। ये जो बर्ड्स है बहुत लाउड साउंड निकालते हैं, जैसे मोंकी, स्लॉथ, मतलब एनिमल्स में कौन कौन पाया जाता है, और मोंकी, स्लॉथ, एंट ईटिंग टैपर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पर। कई रेप्टाइल्स है, स्नेक्स हैं जो यहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, बोआ, कंस्ट्रिक्टर, ये कई स्पीसीज है। यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, फिशेस भी पाई जाती है, पिराना फिश यहाँ पे पाई जाती है जो फ्लैश ईट करती है। बेसिन जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अपनी लाइफ में। इसके बाद हमें यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया। उसके बाद अब हम रेन फॉरेस्ट में रहने वाले इन लोगों की बात करेंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। स्लैश एंड बर्न आपने पढ़ा होगा कि कोई भी जंगल का एरिया है उस पे से पेड़ वगैरह काट कर वहाँ पर घास वगैरह में आग लगा के उस एरिया को साफ़ कर लिया जाता है, ज़मीन को साफ़ कर लिया जाता है, फिर उस पर एग्रीकल्चर कर लिया जाता है। 1 आध साल वहाँ पर रहा जाता है जब तक वहाँ की सॉइल फर्टाइल है। उसके बाद उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, फिर वहाँ पर भी सेम टेक्निक अपनाई जाती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं इसी तरह का एग्रीकल्चर, यहाँ पर जो है लोग शिकार भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं। मेनली जो महिलाएं हैं वो क्रॉप का ध्यान रखती है और आदमी शिकार करता है। यहाँ पर स्वीट पोटैटो उगाया जाता है, पाइनएप्पल उगाया जाता है और टेपियोका। हंटिंग और फिशिंग यहाँ पर की जाती है, वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है, और स्लैश एंड बर्न मैंने बता ही दिया है। स्टेपल फूड यहाँ का मैनियोक है जिसे कसावा भी कहा जाता है। ये ग्रो करता है ज़मीन के अंदर, जैसे आलू की खेती होती है बिल्कुल वैसे ही। ये यहाँ पर जो है क्वीन अंट के अंडे भी खाए जाते हैं। क्वीन अंट को भी खाया जाता है और उनके अंडे भी। तो कैश क्रॉप भी उगाई जाती हैं यहाँ पर। ये जो रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर लकड़ी मिलती है घरों को बनाने के लिए। कुछ फैमिली तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ के ऊपर घर बनाकर रहती है, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, कुछ कुछ ऐसा बनाकर रहती हैं। और कुछ बड़े अपार्टमेंट टाइप घर बनाते हैं जिसे मेलुका कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग हैं उनकी लाइफ भी धीरे धीरे बदलने लग गई है, क्योंकि अब फॉरेस्ट भी काफ़ी बदलने लगा है पहले के फॉरेस्ट के मुकाबले। जैसे कि पहले तो नदी रिवर के थ्रू ही पूरे फॉरेस्ट में घूमा जा सकता था, किसी भी कोने में जाया जा सकता था। लेकिन 1970 के बाद यहाँ पर ट्रांस अमेज़ोन हिमालय बनाया गया, ट्रांस अमेज़ोन हाईवे बनाया गया, जिससे ये जो रेन फॉरेस्ट है इसके किसी भी हिस्से तक जाया जा सकता है। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर भी यूज़ किए जाते थे कहीं भी पहुंचने के लिए। एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स आज के टाइम पे इंडिजिनियस पॉपुलेशन जो है उनको इन इलाकों से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो स्लैश एंड बर्न करके एग्रीकल्चर कर रहे थे और उन्हें नए एरियाज़ में भेज दिया गया है। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया जो है अमेज़ोन बेसिन का वो रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ देखने को मिलता है। यू कैन सी दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर लोगों के सेटलमेंट की वजह से, लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से धीरे धीरे ये जो एरिया है कम होता जा रहा है। अब पेड़ कटेंगे तो क्या होगा आपको भी पता है, वहाँ से सॉइल जो है लूज़ आउट हो रही है, वॉश्ड अवे हो रही है, वहाँ से हटती जा रही है सरफेस से, और बारिश का पानी उसको हटा रहा है। इससे क्या होता है, फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट लैंड वो अब बैरन लैंडस्केप में चेंज होने लगा है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अब ये भी अमेज़ोन बेसिन के बारे में। अगर आपको कुछ भी लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो आप वो पूछ सकते हैं। मैं भी बुक में से आपके पढ़ पढ़ के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप भी ध्यान दें पूरी बुक पे। आप भी बुक में अपनी रीडिंग लगा लें एक बार मेरे से सुनने के बाद। इसके बाद है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन में लाइफ कैसी होती है।
जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर इस रीजन को डेवलप करती है। ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल है क्योंकि ये 10 डिग्री के ऊपर है। 10 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री तक का एरिया है जिसे सब ट्रॉपिकल कहा गया है। यहीं पर आप गंगा और ब्रह्मपुत्र का रीजन देखेंगे जहाँ पर फ्लैट डेवलप किए गए हैं, प्लेन एरिया डेवलप हुआ है। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर है जो मिलकर एक पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स, हिमालयास एंड सुंदरबन यहाँ के मेन फीचर्स है। ऑक्सबो लेक भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एरिया जो है मॉनसूनी क्लाइमेट से भरा हुआ है, समर आपको पता ही है। और पहले मैं आपको मैप में समझा देती हूँ। देखो ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाला, यहाँ से एक गंगा रिवर आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। गंगा और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये मिलकर यहाँ पे एक मैदानी क्षेत्र बनाती है जहाँ पर रहने के लिए कंडीशंस है। प्लेन बनाया गया है जहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। यहाँ पर अच्छे से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जा सकता है, इंटेंस क्रॉपिंग की जा सकती है, बहुत ही रहने लायक अच्छी कंडीशंस है यहाँ पर। इसी वजह से ये एरिया सबके रहने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और इस एरिया के बारे में बताया गया है एक और पॉइंट कि 10 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के बीच। ये वाला जो रीजन है देखो 32 दिखा रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 32 यहाँ 24 दिखा रहा है। तो इंडिया का जो ये वाला रीजन है ना, ये 10 डिग्री के ऊपर और 30 डिग्री के बीच में है, इसलिए इसे सब ट्रॉपिकल रीजन भी कहा गया है। सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया पड़ता है और यहाँ पर एक गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है जो रहने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराता है। यहाँ की टोपोग्राफी बहुत ही अलग है। यहाँ पर जो है एनवायरनमेंट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पर आप परिवहन के साधन, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पर आप सेटलमेंट कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती है बिकॉज ऑफ प्लेन्स एंड रिसोर्सेज हेयर, एंड पानी की भी कोई कमी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो लोग हैं, देखो मैं पढ़ ही रही हूँ, द सॉइल इज़ फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। यहाँ पर एग्रीकल्चर किया जा सकता है। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स है वो क्या है, यहाँ की मेन क्रॉप है पैडी, मतलब जो धान की खेती होती है, चावल की। यहाँ पर चावल की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी ही नहीं है और बारिश भी यहाँ पे अच्छी खासी होती है। और चावल के अलावा यहाँ पे वीट, मेज, सोरगुम, ग्राम, मिलेट्स और भी क्रॉप्स उगाई जाती है। कैश क्रॉप में यहाँ पे शुगर केन और जूट आता है। बनाना का प्लांटेशन भी कुछ एरियाज़ में किया जाता है। वेस्ट बंगाल और असम के एरिया में टी प्लांटेशन किया जाता है। सिल्क बिहार और असम के एरिया में कल्टीवेट कराया जाता है। और जो यहाँ पे स्लोप्स वाला रीजन है वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। वेजिटेशन यहाँ पर पूरा ढका रहता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ पर डेसीडियस ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं, लाइक टीक, साल एंड पीपल यहाँ पे देखने को मिलता है। बैम्बू जो होता है यहाँ पे ग्रो किया जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन वाले रीजन में। और डेल्टा जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के द्वारा। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में कॉनीफेरस ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। मतलब फीचर्स बता के वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, फिर ये जो रीजन है यहाँ पे कॉनीफेरस है। क्यों? क्योंकि ये ठंडे इलाके हो गए ना, हाइट पे हो गए, ऊपर की तरफ हो गए, इस वजह से। और वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर एलिफेंट है, टाइगर है, डियर है, मोंकी है, और जो एक सिंग वाला राइनोसोरस है, गेंडा है, वो ब्रह्मपुत्र रीजन में पाया जाता है। बंगाल टाइगर है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है। एक्वेटिक लाइफ जो है यहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है, लेक्स। यहाँ पर ना ऐसी मछलियाँ भी पाई जाती है जो थोड़ी रेयर है, वो इस रीजन में मिलेगी क्योंकि फ्रेश वाटर है यहाँ पे। जैसे कि फ़िश की जो वैरायटीज़ हैं जो बहुत नॉट रेयर बट बहुत पॉपुलर हैं, जैसे रोहू, कातला, हिल्सा, ये फ़िश भी यहीं पर ही पाई जाती है। फ़िश और राइस यहाँ के लोगों की मेन डाइट होती है, ठीक है।
इसके बाद हमें बताया गया है यहाँ के रीजन में काफ़ी बड़े बड़े शहर भी हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से तो ऊपर ही है। इस वजह से यहाँ पर शहरों से, कस्बों से और ये जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप हैं वहाँ से लोग जो है कचरा फेंकते हैं और इनकी रिवर्स पॉल्यूटेड हो चुकी हैं। और यहाँ पे बताया गया ट्रांसपोर्ट का भी अच्छा सा साधन डेवलप है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन की वजह से। यहाँ पर हमने कुछ रेलवे तो चलो प्लेन पे बना ही रखा है, रोडवे डेवलप कर रखा है, साथ ही वाटरवे भी डेवलप कर रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिसोर्स है रिवर्स का। जैसे कोलकाता एक पोर्ट बना लिया है, इनलैंड वाटरवे बना रखा है हुगली रिवर पे। ठीक है, फिर टूरिज़्म की बात की गई है। टूरिज़्म में यहाँ पे आप ताजमहल देख सकते हो, यमुना नदी के किनारे आगरा में ताजमहल है। इलाहाबाद में आप देख सकते हो गंगा और यमुना का संगम, और बुद्धिस्ट स्तूपा आप देख सकते हो यूपी और बिहार में। लखनऊ में आप इमाम बाड़ा जाकर देखो, और असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अरुणाचल में कुछ ट्राइबल कल्चर है, तो ये यहाँ के कुछ घूमने की जगहें हैं जो देखनी ही चाहिए सबको, ये हमें बताया गया है। अब हम थोड़े बॉक्सेस और देख लेते हैं। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स जब अमेज़न रिवर के पास आए, जब उन्होंने अमेज़न रिवर की खोज करी, तो कुछ लोकल ट्राइब्स थी, उन्होंने अटैक करा उनके ऊपर। ये जो लोकल ट्राइब्स थी उन्होंने हेड गियर्स पहने थे, मतलब हेलमेट से, और ग्रास की स्कर्ट पहनी हुई थी। ये जो लोग थे इन्होंने इनको देखकर जो ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे उन्हें उनकी याद आ गई। पहले वो थी ख़तरनाक महिलाएं वॉरियर्स हुआ करती थी रोमन एम्पायर के अंदर, उन्हें अमेज़न्स कहा जाता था। इस तरह से इन्होंने अमेज़न नाम रख दिया इस रिवर का। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एनसीईआरटी ही ऐसे फैक्ट दे सकती है, तो क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है इस चीज़ पे, इसलिए इनको ध्यान रखना। और हेड गियर्स जो होता है इसमें हेलमेट की बात नहीं है, मतलब आप पूरा बॉडी को कवर करते हो ना किसी अपने कवच से, हेड गियर्स वो होता है। इसके बाद हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। जब छोटी छोटी जो नदियाँ होती है वो मेन रिवर से आकर जुड़ जाती है, तो मेन रिवर जो होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़कर एक कैचमेंट एरिया बना लेती हैं, इसे बेसिन कहते हैं। लार्जेस्ट बेसिन जो है, दुनिया का लार्जेस्ट बेसिन, वो अमेज़न बेसिन है। अगर इसको मैं ऐसे समझाऊं तो देखो, एक तो है मेन अमेज़न रिवर, ठीक है, लेकिन अमेज़न रिवर के साथ और भी तो नदियाँ हैं, ये इसका कैचमेंट एरिया है, इसमें छोटी छोटी नदियाँ आकर इससे जुड़ गई हैं। तो जब हम अमेज़न की बात कर रहे हैं, खासकर जब मैंने बोला अमेज़न बेसिन, तो बेसिन का मतलब ये सारा है, सिर्फ अमेज़न ही नहीं है। अमेज़न के साथ साथ ये जितनी भी छोटी नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, वो सारी इसका मिलकर पार्ट है, कैचमेंट एरिया है, उसे हम बोलते हैं अमेज़न बेसिन। बेसिन शब्द का मतलब अकेले अमेज़न से नहीं है, सबसे ही है। समझ आया ना कि बेसिन क्या होता है? बेसिन मतलब सारी, सिर्फ अमेज़न की बात नहीं हो रही है, सारी मिलकर अमेज़न बेसिन बना रही हैं। इसके बाद ब्रोमीलियार्ड्स, ये स्पेशल प्लांट होते हैं जो अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं, अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर करते हैं। एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स जो हैं, इनकी पत्तियों का यूज़, क्योंकि उसमें पानी जमा होता है, उसका यूज़ ये अपने अंडे देने के लिए कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्लैश एंड बर्न की। स्लैश एंड बर्न का मतलब, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो कल्टीवेटेड लैंड है फार्मर्स के द्वारा उसे साफ़ किया जाता है पहले, वहाँ से पेड़ वगैरह काट कर, घास वास को काट कर उसे साफ़ कर दिया जाता है और फिर उस पर आग लगा दी जाती है। इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर आ जाते हैं और नए क्रॉप्स को उगा दिया जाता है उस खेत पर। लेकिन एक आध साल बाद जब उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है तो दूसरी जगह पे चला जाता है और सेम प्रोसेस करा जाता है। इससे क्या होता है, जो पुरानी जगह होती है ना, वहाँ पर उसी टाइम पे ट्रीज़ उगना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी वापस से रीस्टोर हो जाती है उस पुरानी जगह की, और लोग वापस आकर वहाँ पे फिर से खेती कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं।
लाइक उत्तराखंड का बता रखा है 189 और वेस्ट बंगाल में 1029, 1029, बिहार में 1102। इस तरीके से 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उससे मेज़र किया जाता है किसी जगह का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो। फिर है टेरेस। टेरेस कहाँ पे उगाए जाते हैं? जो पहाड़ होते हैं ना, हमारे पहाड़ों पर फ्लैट सरफेस होता है, इससे मिट्टी बह जाएगी, वहाँ खेती करने लायक सिचुएशन नहीं होती। पेड़ वगैरह काट दो, जरा सी जो थोड़ी बहुत भी पेड़ वगैरह है वो भी काट दोगे ना तो फ्लैट हो जाएगा और मिट्टी भी हट जाएगी। इससे बेहतर है उन्हें खेती करने लायक बना लो। जैसे कि स्लोप जो होती है वो उस पर एग्रीकल्चर करा जाता है बाय टेरेस फार्मिंग, टेरेस को बनाकर। इस तरीके से टेरेस फार्मिंग की जाती है पहाड़ों के ऊपर लाइन बाय लाइन सरफेस बनाकर, ताकि पानी बह ना जाए और सॉइल ख़राब ना हो जाए। वहाँ पर जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या उन एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पर पहाड़ों को ही यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर, इस वजह से वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। इसके बाद बताया गया रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है, इनके फ्रेश वाटर में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसका लोकल नाम है सूसू। इसका मतलब होता है एक ब्लाइंड डॉल्फिन। ये जो सूसू है ये बताता है कि रिवर कितनी हेल्दी है। अगर वहाँ की रिवर गंदी होगी तो वहाँ पर से ये सूसू गायब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर अर्बन वेस्टेज डालते रहेंगे, केमिकल डालते रहेंगे तो उससे ये मर भी सकती है। फिर हमने जो गंगा नदी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चालू करा है, क्योंकि वो बहुत गंदी हो चुकी है, पॉल्यूट हो चुकी है, इस वजह से उसको वापस साफ़ करने के लिए। यहाँ पे हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो लेट्स सी, अब आगे मिलते हैं अदर वीडियो में आगे के पार्ट के साथ, चैप्टर 9 के साथ। तो इतने हमारे चैनल से बने रहे, जुड़े रहे। जो भी KVS, DSSB, टीचिंग एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम, SSC, UPSC, UGC नेट, ज्योग्राफी, जो भी हर तरह के कंपटीशन के लिए NCERT पढ़ना बेसिक होता है समझने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो यूज़फुल है ही। साथ ही क्लास 7th के बच्चे भी यहाँ पर फोकस में हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से समझाई जाती है ताकि वो भी इससे पढ़कर अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सके। सो सभी बच्चे इसे ज़रूर शेयर करें, सबका फ़ायदा होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियोस बनाई जा रही है। अगर आप नहीं देखोगे, नहीं शेयर करोगे, नहीं फैलाओगे तो मेरा भी मोटिव इसे बनाने का ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।